आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। मई महीने की 6 तारीख सोमवार का दिन। चिलचिलाती धूप को धता बताते हुए देश के कोने कोने से सैकड़ों बसों में सवार लाखों लोग लखनऊ के रमाबाई मैदान की तरफ बढ़े जा रहे थे। मैदान जो 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था, वहां नजर की हद तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। ये लोग किसी हड़ताल या धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, बस एक शख्स के आह्वान पर एक मिशन को पूरा करने हजारों किलोमीटर नाप कर आए थे। और यह मिशन था दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों की संख्या जुटाकर भारत का राष्ट्रगान गाने का, ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके जो उस वक्त तक पाकिस्तान के नाम था। खचाखच भरे मैदान में सुबह के करीब 10 बज गए और फिर वहां लाउड स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुआ। अपने इस दुनिया के सबसे बड़े परिवार के किसी देवता, राजनेता, संत महात्मा का जिस तरह उसके अनुयायी जय जयकार लगाते हैं, ठीक वैसे ही मैदान में ब्लैक ट्राउजर और सफेद कमीज पहने लाखों लोग पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे। और फिर स्टेज पर आया इस जमावड़े का मसीहा, जिसकी खास पहचान बन चुकी थी सफेद शर्ट, काली जैकेट और एक लोगो वाली काली टाई। उस शख्स ने दोनों हाथों से हुजूम का अभिवादन किया और कहा, भारत मां की जय, भारत मां की जय, भारत मां की जय। तो ये एक दौर की कहानी थी जब 60 लाख परिवारों की उम्मीद हुआ करते थे सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय, जिनके लिए मान सम्मान इतना कि लोग एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया सबके लिए घूमता है। फिर क्या राजा और क्या रंग, यहां भी घूमा। ज्यादा दिन नहीं, अगले ही साल 2014 में, और सब कुछ एक झटके में बदल गया। सुब्रत रॉय मुकदमेबाजी में फंसने लगे। वो उनकी पेशी तो भूले से भी नहीं भूलती है जब रॉय अपनी महंगी गाड़ी से अपने उसी लिबास और अंदाज में कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसी बीच वकील के भेष में खड़ा एक शख्स रॉय के चेहरे पर स्याही फेंक देता है और शर्ट उतार कर चिल्लाने लगता है। अभी हाल तक जिसको लोग सराखों पर बैठाए थे, जिसकी सियासत से लेकर सिनेमा तक तूती बोलती थी, वो अर्श से फर्श पर क्यों गिरे जा रहा था? उसके सहारा समूह की चमक क्यों फीकी पड़ने लगी थी? नामे गिरामी में बात आज इसी की करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुब्रत रॉय, जिनको उनके चाहने वालों ने सहारा श्री कहा और आलोचकों ने जालसाज, उनकी कहानी कई मायनों में रहस्यों से भरी है। जरा सोचिए, कैसे एक व्यक्ति चंद सालों में अरबों की कंपनी का मालिक बन जाता है और फिर सलाखों के पीछे चला जाता है। सारी संपत्ति जब्त, सब कुछ खत्म। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1948 में यह कहानी शुरू होती है जब सुब्रत रॉय का जन्म हुआ बिहार के अररिया में। जन्म भले बिहार में हुआ, लेकिन उनके उरूज की कहानी शुरू होती है यूपी के गोरखपुर से। यहां अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर सुब्रत रॉय नमकीन और स्नैक्स बेचा करते थे। लेकिन 30 बरस की उम्र में 2000 रुपए की रकम लगाकर उन्होंने कारोबार शुरू किया। स्कीम थी लोगों से पैसा जमा करने की, लेकिन ज्यादा दिन वो स्कीम चली नहीं। इस पर 1980 आते आते पाबंदी लग गई और फौरन उन्हें पैसा वापस करना पड़ा। रॉय जद्दोजहद कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान सुब्रत रॉय की शुरुआत एक और हवाले से बताते हैं, जिससे जनता
उतनी ज्यादा वाकिफ नहीं है। सुनिए। शुरू में इन्होंने आईटीआई से कोई डिप्लोमा किया था, जब लोग उसको समझ रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, कोई आईटीआई लोकल लेवल से एक डिप्लोमा किया था, जिससे लेकर के ये ढूंढ रहे थे कि कहीं से इनको लोन मिल जाए तो कुछ अपना कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन उस जमाने में लोन्स बड़ी मुश्किल से मिलते थे और इनके पास कोई क्वालिफिकेशन या कोलेटरल्स नहीं थे कि जिनको लोन दिया जा सके, तो इन्हें नहीं मिला। तो इन्होंने, इनके कोई जानने वाले थे जिनका सिल्वर का बिजनेस था, तो उसने इनको कोई जगह दे दी गोरखपुर में, जहां इन्होंने सिल्वर टेस्टिंग लैब खोली और ये सिल्वर की टेस्टिंग करते थे, जिसमें हर टेस्ट में इनको 5 रुपए और 5 ग्राम चांदी मिलती थी। इस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी है। ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं ये हकीकत। और अगर चल जाता तो शायद रॉय को सिर्फ चलने भर से संतुष्टि भी नहीं थी। सुब्रत रॉय शादीशुदा थे, उनकी पत्नी उनसे ज्यादा क्वालिफाइड थी, लेकिन दोनों ही के पास कोई नौकरी नहीं थी। घर चलाना मुश्किल था। तब उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। नौकरी मिली इनको एक कंपनी में जिसका नाम था सहारा चिटफंड कंपनी, और इसे चलाते थे जग्गी नाम के एक शख्स। उन्होंने कंपनी का मैनेजर बना दिया सुब्रत रॉय को, और रॉय ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने में। लेकिन तभी कंपनी के मैनेजमेंट में एक बड़ा उलटफेर हुआ। मालिक जग्गी किसी स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हो गए और कंपनी का टेकओवर सुब्रत रॉय ने कर लिया। किस तरह किया, ये रहस्य ही रहा, मगर हुआ ये कि यहां से उनका काम निकल पड़ा और रॉय सफलता की सीढ़ियां चलते चले गए। किसी की कामयाबी वैसे तो एक दो वजह से नहीं होती, कई उसकी बहुत सारी वजह होती हैं। जैसे कहते हैं कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है, आदमी कामयाब बनता है कई वजहों से। लेकिन रॉय के बारे में कहते हैं कि वो जुनूनी थे। सहारा न्यूज चैनल के एक्स आउटपुट हेड रहे पुष्कर सिन्हा उसकी एक मिसाल सुनाते हैं। हुआ कि 1 घंटे मीटिंग होगी, 8-9 बजे मीटिंग शुरू हुई, वो अगले दिन सुबह 4-5 बजे तक चली। 4-5 बजे तक चली तो हम लोग तो सोने चले गए, और पता लगा कि सुब्रत और सहारा जी जो हैं वो फिर सुबह 7 बजे दूसरी मीटिंग में चले गए, और उस मीटिंग में फिर वो 10-12 घंटे वो उस मीटिंग में उन्होंने मतलब पूरा जो भी अपना ये है बोला। और मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे रात में अब हम लोगों को फिर बुला लिया गया। अब 9 बजे रात से फिर 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग हुई। मतलब कब सोए कब वो सोते थे इसका मतलब पता ही नहीं लगता था। एकदम मतलब लगता था कि बहुत ज्यादा एनर्जी है और बस काम काम का जुनून है उनमें। सहारा से लाखों लोगों के जुड़ने का सिलसिला उन दिनों में हुआ जब देश में आर्थिक उदारीकरण की हवा तक नहीं चली थी। आजादी के 3 दशक बाद भी 5% से कम लोगों के पास ही बैंक अकाउंट था। इस माहौल में देश के गरीब लोगों से, जिनके पास पक्की नौकरियां नहीं थीं, हर दिन 10-20 रुपए लेना और कुछ दिनों महीनों के बाद उन्हें एक अच्छे ब्याज पर एक मुश्त लौटाना और कंपनी का तेजी से विस्तार करना। ज्यादातर लोग इस चमचमाती कहानी को बेच रहे थे, लेकिन कुछ इस रोशनी के पीछे की कहानियों को देख समझ पा रहे थे। सुब्रत रॉय की जिंदगी पर जिनका लंबा काम है, एक खोजी पत्रकार शरद प्रधान उन्हें एक फाइनेंशियल जगलर कहते हैं, जिसने गरीबों को सपने बेचे। सुब्रत रॉय का दिमाग और फाइनेंस के मामले में उनका दिमाग बिल्कुल एक जगलर की तरह चलता था। और ये मुझे इसमें इसीलिए इंटरेस्ट हुआ क्योंकि वो कॉमन आदमी जो गरीबों का में भी सबसे गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो लोग अट्रैक्ट होते थे। इनकी स्कीम्स भी डिजाइन थी उनके लोगों के लिए, और जो चिट फंड की कंपनीज इनकी चलती थी वही मेन जरिया था पैसा, जो इफरात में पैसा इस कंपनी के पास आया और इन्होंने बनाया और उड़ाया। क्योंकि छोटी छोटी स्कीम्स होती थी, 10 रुपए पर डे आप जमा करिए, 3 साल तक जमा करिए, जो टोटल अमाउंट होगा उसका डबल हो जाएगा 3 साल। लेकिन ये बेचारे वो गरीब अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते कि उन्हें तो सपना दिखता है और ये सपने ही बेचते थे। इन्होंने स्वयं मुझे बताया था सुब्रत रॉय ने कि 1 करोड़ डिपॉजिटर्स हैं उनके, यानी कि 10 करोड़ रुपए पर डे, 300 करोड़ रुपए हुआ महीने के, और साल के हुए 3650 करोड़ रुपए। जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेहनत करने की आदत और कभी हार न मानने की जिद ने ही उनकी धमक और चमक दोनों की धार बढ़ाई। फिर क्या उनके अखबार निकले, टीवी चैनल खुला, एयरलाइंस खुली, होटल बने, हर जगह सहारा का कारोबार फैलने लगा। साल 2013 में टाइम मैगजीन ने रेलवे के बाद सर्वाधिक नौकरी देने वाली दूसरी कंपनी सहारा को बताया। तब इनके पास 11 लाख कर्मचारी हुआ करते थे। 2013 तक भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप भी सहारा के पास रही। इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है।
बीसीसीआई को एक विदेशी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, लेकिन सुब्रत रॉय ने बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया को फोन किया, देश प्रेम की दुहाई दी और 10% ज्यादा रकम ऑफर करते हुए स्पॉन्सरशिप ले ली। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया, फॉर्मूला 1 रेस के बड़े स्टेक खरीदे। सहारा राष्ट्रीय में करीब 14 साल तक काम करने वाले पत्रकार अनिल भास्कर कहते हैं कि भले उन्हें कोई जालसाज कहे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखा। वो अक्सर कहते थे, न कोई भूमिका छोटी होती है और न कोई इंसान। वो अपनी सोच का श्रेय अपने पिता सुधीर कुमार रॉय को देते थे। एक वाकया सुनिए। एक बार कैसे एक धोबी उनके घर आया और वो कपड़े प्रेस करके लाया था। शायद उससे प्रेस करने में कोई चूक हो गई थी, लिहाजा उन्होंने कुछ कड़े शब्दों में उससे बात करी और यह बातचीत उनके पिता सुधीर कुमार रॉय साहब सुन रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम उसे छोटा मानते हो क्योंकि वो एक छोटा काम कर रहा है, वो प्रेस करता है, कपड़े धोता है, और इसलिए तुम उसे एक छोटा इंसान समझ बैठे और उससे तुमने इस भाषा में बात की। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि प्रेस करना भी एक कला है? क्या तुम जानते हो कि प्रेस करने के लिए जो अलग अलग कपड़े होते हैं उसमें अलग अलग तापमान की जरूरत होती है? तुम्हें उसका ज्ञान है? तो अगर तुम्हें यह नहीं मालूम है तो तुम उसकी इस योग्यता का अनादर कर रहे हो। अनिल जी कहते हैं कि सहारा श्री जब ये वाकया सुनाते थे तो मन ही मन में ये भाव आता था कि शायद अपनी बात में वजन लाने के लिए वो कोई मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं। ये किस्सा सच है या झूठ, अनिल जी अक्सर सोचा करते थे। इसी बीच साल 2001 की होली आई। दिल्ली के औरंगजेब रोड स्थित रॉय की कोठी में होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। अनिल जी भी उस आयोजन का हिस्सा बने। रंग गुलाल के साथ साथ 56 भोग सब व्यवस्था थी। और यही वो दिन था जब अनिल जी को उस एक किस्से की सच्चाई पर रत्ती भर जो संदेह था वो भी नहीं रहा। मुझे जहां तक याद आता है, सहारा टाइम जो हमारी अंग्रेजी में एक मैगजीन आती थी, उसके एक बहुत अदना सा कर्मचारी था। उसने ड्रिंक करी थी और वो अभिवादन करने के दौरान, सहारा श्री को गुलाल लगाने के दौरान वो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। मगर सहारा श्री ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और बड़ी देर तक उसके सिर पर हाथ फेरते रहे, उसको सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने स्टाफ से कहा इसे इसके घर तक छोड़कर आओ। साथ में उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, एक सिक्योरिटी गार्ड और शायद एक अलग से स्टाफ भी भेजा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, बल्कि मेरे साथ जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबको बड़ी हैरानी हुई कि एक इतना बड़ा व्यक्ति और इतना विनम्र। सुब्रत रॉय सहारा से जुड़ी ये कहानियां बहुत मशहूर हैं कि वो अपने कर्मचारियों को बहुत इज्जत और सम्मान देते थे। लेकिन ऐसी कहानियों की भी कमी नहीं है जो इसके ठीक उलट हैं। पुष्कर सिन्हा बताते हैं, जो पब्लिक में वो खुद को दिखाते थे, सचमुच में वो मतलब वैसे थे नहीं। जिस समय विपत्ति आती है तब आदमी की पहचान होती है। तो उनका जब विपत्ति आई तो उन्होंने मतलब जो नॉर्मल ऐसे वो सहारा इंडिया परिवार बोलते थे, मगर वो बिल्कुल मतलब सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन बन गया। जैसे निवेशक जो हैं उनको पैसे नहीं लौटाना, जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी नहीं देना। तो हम ही लोगों के करीब 2 साल तक की सैलरी बकाया थी और कई लोगों का अब सुनता हूँ कि 5-5 साल तक की सैलरी वहां बकाया है। क्रिकेट, बॉलीवुड से लेकर कॉर्पोरेट जगत में धूम मचाने वाले सुब्रत रॉय के सितारे जब बुलंदी पर थे तब उनके इर्द गिर्द फिल्मी सियासी चेहरों का जमावड़ा जुटा रहा था। एक ऐसा ही जमावड़ा जुटा था साल 2004 में जब उनके बेटों की शादी हुई थी। कहा जाता है कि यह शादी 500 करोड़ की थी। पार्टी में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही नहीं, विपक्ष के सभी नेता, पूरा बॉलीवुड, क्रिकेट सितारे, उद्योग जगत के महारथी सभी पहुंचे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और दिग्गज अमिताभ बच्चन हर आने जाने वालों की अगवानी के लिए उद्योगपति के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े थे। बाल ठाकरे, जयललिता और देओल फैमिली, जो किसी की पार्टी में ना जाने के लिए मशहूर थे, वो भी वहां आने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा आयोजन देश में सिर्फ एक बार हुआ था और शायद दोबारा कभी नहीं हो पाएगा। सवाल है कि बिजनेस टू बिजनेस, राजनीति से लेकर बॉलीवुड में उनकी इतनी ताकत कैसे बढ़ती चली गई। जर्नलिस्ट संयम श्रीवास्तव बताते हैं, तो वो समय ऐसा था कि बिना जो है राजनेताओं के संबंधों के
कोई भी पूंजीपति देश के इतने बड़े लेवल पर पहुंच नहीं सकता था। नेताओं को अपने आर्थिक हित के लिए ही कहीं से प्रभावित करके सबको करते थे। सबको चंदा देने के बारे में मशहूर थे। जो एक बार इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा था उनके घर में, जो डायरी मिली थी, उसके बारे में कहा जाता है कि करीब सारे नेताओं के नाम थे। हालांकि ओपन तो होता नहीं है। उनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो भी पहुंचे थे शादी में। तो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, जबकि उन्होंने जबरदस्त कैंपेन किया, जब चुनाव लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से, तो पूरा सहारा ग्रुप वाजपेयी का विरोध किया था। तो दूसरा कोई नेता होता तो, या दूसरा कोई पूंजीपति तो नेता उसके घर जाता ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर पहुंचे थे, आडवाणी पहुंचे थे, सारा बीजेपी पूरा पहुंचा हुआ था। तो एक उनके अंदर ऐसी कला थी, सबको उन्होंने पटा लिया था। बस एक कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं थे जिनको वो, इसके पीछे कारण एक बहुत बड़ा था कि मुलायम सिंह यादव को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते थे। मुलायम के कारण ही वो सोनिया से भी दूर रहे, और यही कारण से सोनिया से उनकी फिर बाद में कभी बनी नहीं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन सदा के लिए नहीं चल सका। साल 2009 जब सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से परमिशन मांगा, सेबी ने कंपनी का बायोडेटा जांचना शुरू किया। पता चला कि सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गड़बड़ झाला है। सेबी ने पाया कि सहारा ने गलत तरीके से जनता के पैसे की उगाही की है। सेबी ने पाया कि सहारा की कंपनियों ने बिना लिस्ट हुए ही 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। इसके बाद सेबी की नजर सहारा की बाकी कंपनियों पर भी गई और सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। जब सुब्रत रॉय से पूछा गया कि 24,000 करोड़ रुपए आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लौटा क्यों नहीं देते, तो राय ने बड़ा दिलचस्प तर्क दिया था। सुनिए। 24,000 करोड़ की बात हम ही ने कहा, ये मेरा दिया हुआ फिगर है सेबी का कोर्ट में। पहले उस समय उतना लाइबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे। वो फिगर सूट करते उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है। चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जो नहीं मान रहे, हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपए पेमेंट तो शुरू नहीं किया। लेकिन सेबी कहां संतुष्ट होने वाला था। उसका सहारा समूह पर शिकंजा बढ़ता चला गया। सेबी ने निवेशकों का ब्यौरा मांगा। इधर अपना रसूख जताने के लिए सहारा समूह ने सारे डॉक्यूमेंट्स को भरकर 127 ट्रक मुंबई रवाना कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और भुगतान को लेकर सहारा की टालमटोल शुरू हुई। पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि उनका आक्रामक अंदाज ही सहारा साम्राज्य पर भारी पड़ा। सेबी में के एक चीफ थे, कोई सिन्हा करके थे, जिन्होंने बिल्कुल कानून का सारा इन्फोर्समेंट इनके ऊपर लगाया और इनको मजबूर किया कि वो जवाब दें। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा लथाड़ लगाई और वहां एक बेंच थी बहुत ही टॉप अपराइट जजेस की, जिन्होंने इनको तमाम डायरेक्शंस दिए, लेकिन उन डायरेक्शंस को भी इन्होंने फॉलो करने से एक तरीके से मना ही कर दिया। तो जब डिफायंस हो गई तमाम लोगों से, देखिए पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ करना आसान है, ब्यूरोक्रेट्स को अपनी तरफ खरीद लेना भी आसान है, लेकिन जुडिशरी के साथ वो रवैया अपना करके आप नहीं निकल सकते। प्रॉब्लम इनके लिए तभी शुरू हुई जब ये ईमानदार लोगों के चंगुल में फंस गए। एरोगेंस से एक स्टेज के बियॉन्ड काम नहीं चलता है। और फिर इनको जेल भेजा गया। 2 साल पहली बार जेल रहे, उसके बाद फिर निकले, दूसरी बार फिर जेल गए। तब बड़े बड़े वकीलों ने इनको बेल तो जरूर दिला दी, पेरोल जरूर दिला दी, लेकिन इनका बिजनेस पूरा आसमान से जमीन पे गिरा। वो कहते हैं ना कि विधि का अपना विधान होता है। जिस शख्स ने सियासत से लेकर सिनेमा और कारोबार की दुनिया को साधा, एक वक्त में देश के 60 लाख परिवारों का मुखिया होने का जिसको गर्व रहा, उसके अपने अंतिम संस्कार में अपना ही परिवार नहीं आया, न पत्नी और न ही दोनों बेटे और बहू। मुकदमे, गिरफ्तारी और पूरे विवाद से बचने के लिए पत्नी और बेटों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। अब जब सुब्रत रॉय नहीं है तो लाखों परिवार अब भी चिंता में है कि उनके पैसे कौन लौटाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि कभी निवेशकों की किस्मत जागेगी, नामी गिरामी पॉडकास्ट में इतना ही। रिसर्च, स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन किया है खुशबू कुमार ने। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।